तैयारी स्टार्ट। इसे पाठ्यक्रमों से जुड़ी बड़ी खामी ही कहा जाएगा कि स्कूली शिक्षा के अंतिम पड़ाव तक आते आते विद्यार्थी की करियर की राह तलाशना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अभिभावकों के लिए यह दौर काफ़ी विचार विमर्श वाला होता है, जब उन्हें बच्चों को आगे के पाठ्यक्रमों में दाखिला करना होता है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT ने कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों के रिपोर्ट कार्ड का नया प्रारूप तय करने की तैयारी की है। इस रिपोर्ट कार्ड में बच्चे से जुड़ी समग्र जानकारी होगी, जिसमें नंबरों के बजाय बच्चों के समग्र विकास पर ध्यान दिया जाएगा। खास बात यह है कि अब तक रिपोर्ट कार्ड बच्चों की साल भर की परीक्षाओं में उपलब्धि को देखकर तैयार होते थे। नए सिस्टम में न केवल शिक्षकों का मूल्यांकन होगा, बल्कि सहपाठियों और अभिभावकों के फीडबैक को भी रिपोर्ट कार्ड में शामिल किया जाएगा। NCERT की इस पहल का स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि नंबर और ग्रेड आधारित रिपोर्ट कार्ड बच्चों की समग्र प्रतिभा को सामने नहीं ला पाता। परीक्षाओं के जरिए बच्चे के कौशल और विकास की संभावनाओं का आकलन ठीक से करना संभव नहीं हो पाता। फिलहाल कक्षा 9 से 12 तक के रिपोर्ट कार्ड में बदलाव करने की तैयारी की जा रही है। जो रिपोर्ट कार्ड नई व्यवस्था से तैयार होगा, उसमें संबंधित विद्यार्थी के साथ साथ शिक्षक, अभिभावक और सहपाठियों का फीडबैक भी शामिल किया जाएगा। सीधे तौर पर पूरे साल में बच्चे ने क्या सीखा और उसमें किस तरह की संभावनाएं हैं, इसका आकलन भी आसानी से किया जा सकेगा। परंपरागत रिपोर्ट कार्ड में सिर्फ शिक्षक की ओर से छात्र के मूल्यांकन का उल्लेख होता है, लेकिन इस रिपोर्ट कार्ड में शिक्षक का मूल्यांकन भी हो सकेगा। बच्चों की अपनी राय का जब रिपोर्ट कार्ड में उल्लेख होगा, तो स्वाभाविक रूप से उन्हें भावी जीवन में अपनी रुचि वाले क्षेत्र में कदम रखने में आसानी होगी। सबसे बड़ी बात यह कि रिपोर्ट कार्ड के नए प्रारूप के तहत माता पिता भी अपने बच्चों की कमियों खूबियों को लेकर शिक्षकों से संवाद कर सकेंगे। मौजूदा सत्र में रिपोर्ट कार्ड को लेकर शिक्षकों का प्रशिक्षण होगा, लेकिन इसके बाद बनने वाले रिपोर्ट कार्ड इस बात को लेकर भी उपयोगी साबित होंगे कि स्कूल शिक्षा के बाद बच्चे अपना करियर किस दिशा में ले जाएं। उम्मीद की जानी चाहिए कि नए पैटर्न पर बनने वाले रिपोर्ट कार्ड बच्चों में खुद पर ही भरोसा बढ़ाने वाले होंगे। पैरा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में टर्मिनल 1 की छत का एक हिस्सा गिरने या फिर अयोध्या में राम मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में बारिश का पानी भरने जैसी घटनाओं से विकास के तौर तरीकों पर सवाल उठने लगे हैं। इसी तरह मुंबई में नवनिर्मित निर्माण, जिन्हें प्रभावशाली और नामी गिरामी बिल्डरों ने तैयार किया है, से नए और उच्च कीमतों वाले अपार्टमेंट्स के आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है। बेंगलुरु IT सिटी के रूप में विख्यात है। इस साल ही मई में असामान्य और भारी बारिश से पूरे शहर में जल भराव और बड़ी संख्या में पेड़ गिरने से जनजीवन खतरे में पड़ गया। दिल्ली में भारी बारिश से VIP इलाकों में भी पानी भर गया। सवाल यह है कि भारत को किस तरह का विकास करना चाहिए। हमारे पास शानदार हवाई अड्डे और जर्जर बस सेवाएं एक साथ हैं। चमचमाते मॉल्स भी हैं, जहां एक दिन में ही लाखों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, और कचरा घर भी, जहां कामगारों के पास कोई सुरक्षात्मक उपाय
या स्वास्थ्य बीमा तक नहीं है। कारखानों में श्रमिक सुरक्षा, पहाड़ी इलाकों या संवेदनशील पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बेतरतीब निर्माण, जाम लगने वाली सड़कों पर शानदार कारें, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए जा रहे कर्ज में वृद्धि की कहानी, आम आदमी के लिए बैंकिंग सेवाओं का शिथिल होना, जबकि धनाढ्य ग्राहकों पर ज्यादा ध्यान, ये सभी असंतुलित विकास की कहानी के प्रतिबिंब हैं। महात्मा गांधी ने इस तरह के विकास को कचरे की घास से छाया हुआ और बेढंगा विकास कहा था। उन्होंने उस वक्त किसी को न दिखाई देने वाले खतरे के प्रति पहले ही आगाह कर दिया था। अपनी मृत्यु से सिर्फ 3 दिन पहले 27 जनवरी 1948 को उन्होंने कहा था, भारत ने राजनीतिक आजादी तो हासिल कर ली, अब भी आर्थिक, सामाजिक और नैतिक स्वतंत्रता हासिल करना बाकी है। उन्होंने कहा था कि राजनीतिक आजादी तो हासिल करना आसान था, लेकिन अन्य स्वतंत्रताएं अधिक कठिन हैं। आज भी ज्वलंत प्रश्न बना हुआ है कि कमजोर और प्रबंध करने में मुश्किल विकास से कैसे छुटकारा पाया जाए। पैरा, अब यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान जब भारत के साथ रिश्तों की बात करता है तो उसमें कई पहलू शामिल होते हैं। वह भारत का अच्छे पड़ोसी होने का वादा तो करता है और इन रिश्तों को दक्षिण एशियाई क्षेत्र में अर्थव्यवस्था और शांति के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी बताता है, लेकिन जब बुनियादी मुद्दों पर बात आती है तो वह अपना कथन पूरा करने में विफल रहता है। अच्छे पड़ोसी होने का आह्वान अब उसकी राजनीतिक मजबूरी बन गया है। असल में दुनिया में छवि ठीक करने के लिए इस्लामाबाद के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह अपने पड़ोसी यानी भारत के साथ अच्छे संबंधों के लिए बहुत उत्सुक है। उसे अब यह पता चल गया है कि भू राजनीति की वैश्विक धारणाएं अब बदल गई हैं। वह हतप्रभ है कि दुनिया में जहां भारत की लगातार तरक्की और उसकी प्रोफाइल की सराहना की जाती है, वैश्विक निगाहें सलाह और विवादों की मध्यस्थता के लिए दिल्ली की ओर टिकी रहती हैं। वहीं पाकिस्तान को शांति की दिशा में एक बड़ी समस्या के रूप में देखा जाता है। इसका मतलब समझना बहुत ही सामान्य है। भारत में लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो गए। चुनाव परिणाम के बाद एनडीए को सत्ता मिली और नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। यह दुनिया की सबसे बड़ी चुनावी कवायद थी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र सिर्फ इसलिए नहीं है कि देश की आबादी 140 करोड़ है, बल्कि इसलिए है कि देश सभी लोकतांत्रिक नियमों का पालन करता है, अपनाता है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देने के लिए वैश्विक नेताओं की होड़ लग गई। एक बार फिर भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की पूरे देश में धाक जम गई। इसके विपरीत पाकिस्तान में इसी वर्ष की शुरुआत में क्या हुआ किसी से छिपा नहीं है। नेशनल असेंबली के लिए हुए चुनावों को देश के भीतर और विदेशों में हास्यास्पद बताया गया, क्योंकि चुनाव में इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को चुनाव लड़ने की अनुमति ही नहीं दी गई थी। पैरा, मानसून के आगमन के साथ ही शहरों में जल प्लावन एक सामान्य दृश्य बन गया है। कुछ समय पहले तक भारी बारिश के बाद महानगरों का यातायात रेंगने के लिए अभिशापित था
पर अब मंझोले और छोटे शहरों तक का जनजीवन जरा सी बारिश के बाद अस्त व्यस्त हो जाता है। स्टॉप।